एमए सेमेस्टर थर्ड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट के आज के इस क्लास में सभी राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कुछ दिन का व्यवधान पड़ा था पिछली बार जब हमने क्लास लिया और आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, इस बीच में कुछ गैप हुआ, कुछ व्यवधान भी हुआ और इसका मूल कारण ये था कि विभाग में परीक्षाएं चल रही थीं। आप जानते हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर of the examinations that were going on in our department, और इसीलिए I couldn't continue with my classes। लेकिन अब हम आपसे क्लास से जुड़े रहेंगे और मुझे इस बात की पूरी आशा है कि आप लोग इस बीच निरंतर अपने पाठ्यक्रम से जुड़े होंगे, अपने अध्ययन से जुड़े होंगे। जो पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं उस सबको आप निरंतर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट का दिन है, टुडे इज़ वेडनेसडे, और एक बार सबको पुनः स्वागत करते हुए इस क्लास में मैं बात करूंगा हन्ना अरेंड के बारे में। वी आर स्टिल ट्रेडिंग विद द सेकेंड यूनिट ऑफ द CPT सेमेस्टर थर्ड, और सेकेंड यूनिट में कुछ विषय को हमने किया भी था, आपसे पिछली बार वार्ता भी हुई थी, और सेकेंड यूनिट का ही एक पार्ट है डिक्लाइन एंड द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इस विषय को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि ये विषय, इसके ऊपर मेरे दो बड़े लेक्चर्स, ऑलमोस्ट ईच ऑफ द टू लेक्चर्स दे रन इनटू अराउंड 1 आवर ईच। एक घंटे के दो बड़े लेक्चर यूट्यूब पर मेरे पड़े हुए हैं, दे आर स्टिल देयर, और आप लोग पहले इस लेक्चर को सुन लीजिएगा, है ना। डिक्लाइन एंड द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में जब हम कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का या राजनीतिक चिंतन का पतन और उत्थान कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या परिस्थितियाँ थी, क्या क्या कारक थे, किन किन विचारकों ने इस संदर्भ में अपनी बात व्यक्त किया है, दिस इज ऑल देयर इन बोथ ऑफ माई 2 lectures, and both lectures are quite informative। to be very modest about myself, है ना, तो काफ़ी आपको उससे कुछ पता चल जाएगा। But definitely I would be touching again on that subject, on the decline and revival। लेकिन just because there has already been a fair enough gap between the last and the present class, therefore I would not like to again go into the same lecture which is already there on my YouTube channel। इसलिए हम जो आपसे आज बात करना चाहते हैं वो है हन्ना अरेंड के बारे में। अब देखिए, अभी तक जितना हमने आपसे बात किया था CPT के बारे में, हमने आपको बताया था कि व्हाट इज पॉजिटिविज्म, व्हाट इज लॉजिकल पॉजिटिविज्म, व्हाट इज न्यू पॉजिटिविज्म, इन सब के विषय में हमने आपसे पहले बात कर लिया था। व्हाट इज अ साइंटिफिक मेथड, आर्नोल्ड ब्रेस्ट ने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए, डेविड ह्यूम ने क्या विचार प्रस्तुत किया। So that is a long, you can say a discussion, that is a long discussion with regard to political theory in the 19th and the 20th century। 19वीं और 20वीं शताब्दी में when we talk about political theory, then we at that particular point of time or at that place you have to talk about the scientific concept of पॉलिटिकल थ्योरी। आपको आधुनिक राजनीतिक चिंतन में जो विज्ञानवाद का जो प्रवेश हुआ, जो साइंटिफिसिज्म जो बढ़ता गया है, राजनीतिक चिंतन में विज्ञानवाद जो बढ़ता चला गया, जिसके प्रमुख पैरोकार थे या एडवोकेट थे डेविड ह्यूम थे,
और डेविड ह्यूम के बाद और भी बहुत लोग आए, जैसे आधुनिक समय में डेविड ईस्टन का नाम हम जानते हैं, या 20वीं शताब्दी के आरंभ में हमने आपको बताया था ग्राहम वेलेस थे, या चार्ल्स मेरियम थे, है ना, या और भी विचारक थे जिन्होंने, जोसेफ शुम्पीटर थे, रॉबर्ट डाल थे, बियर एंड उलम थे, देयर वर सो मेनी, देयर वर आमंड थे, गैब्रियल आमंड थे, कॉलिन थे। तो ये सारे जितने विचारक थे, दे टॉक्ड अबाउट द इंक्रीज्ड ओरिएंटेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस और कंटेम्परेरी और पॉलिटिकल थ्योरी टुवर्ड्स साइंस, विज्ञान की ओर बढ़ते हुए रुझान की ओर इन आधुनिक यानी 20वीं शताब्दी के विचारकों ने ये व्यक्त किया। अब देखिए उसके वजह से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग। ये अन्ना अरेंट कैसे आती है, हाउ डज अन्ना अरेंट एंटर इनटू द पिक्चर, व्हाई डू वी टॉक अबाउट अन्ना अरेंट इन द 20th century, इज देयर एनी लिंक बिटवीन अन्ना अरेंट एंड द प्रीवियस थिंकर्स ऑन पॉलिटिकल थ्योरी, क्या इनमें कहीं कोई संपर्क है या किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप है, किस प्रकार से जुड़े हैं। हैज़ अन्ना अरेंट appeared on the scene all of a sudden, or is there any correlation between Anna Arendt and the predecessor thinkers? इस बात को हमें थोड़ा सा अन्वेषण करना होगा। we will have to discuss, we will have to spare a few moments on this correlation between Anna Arendt and the previous thinkers who preceded Hannah Arendt. तो अब देखिए जब 20वीं शताब्दी के आरंभ में इतना डोमिनेंट डिस्कोर्स इस्टेब्लिश हो गया था, when already such a dominant, you can say, discussion was going on in the initial years of the 20th century, and that discussion continued, we can say, up to the decade of 1960. 20वीं शताब्दी के आरंभ से यानी सन 1900 के आरंभ से लेकर 1960 तक का जो ये काल तक था, 50 से 60 वर्ष तक का ये जो कालखंड था, इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस was very much inspired by the growing impact of science and technology on this discipline. पूरी राजनीतिक विज्ञान पर पूरा विज्ञान हावी होता हुआ दिख रहा था। And this was not happening only with our subject, that is with political science, with political philosophy or with political theory. ये केवल राजनीतिक विज्ञान पर या राजनीतिक दर्शन पर या राजनीतिक चिंतन पर या राजनीतिक सिद्धांत तक सीमित नहीं था विज्ञान का प्रभाव, बल्कि एज आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू ड्यूरिंग माई प्रीवियस लेक्चर्स कि ये विज्ञान का बढ़ता हुआ प्रभाव हम सभी अन्य सामाजिक विज्ञानों में हम देख सकते थे। This was there already, very much established and very much steeped into almost all the major disciplines of social sciences, be it sociology, be it anthropology, or economics, or psychology, or anthropology. These were the major social sciences where the growing impact of science had already taken place, where science had already impacted these social sciences or these disciplines of social science. तो अब बारी हो गई थी राजनीतिक विज्ञान की भी। Now because of this impact of science, विज्ञान के इस बढ़ते हुए प्रभाव के कारण जो राजनीतिक विज्ञान पर पढ़ना आरंभ हुआ 20वीं शताब्दी में के आरंभ में, यहाँ हम आपको बता दें, साइंस एंटर्ड पॉलिटिकल साइंस एट अ वेरी लेट स्टेज एज कंपेयर टू अदर सोशल साइंसेस। ये ध्यान आपको रखना होगा। समटाइम्स वी मे बी मिसिंग द फैक्ट। हम सोचते हैं कि जैसे अन्य विज्ञानों में प्रभाव पड़ा वैसे राजनीतिक विज्ञान पर ही पड़ा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो विज्ञान का प्रभाव राजनीतिक विज्ञान पर आया बहुत बाद में आया है। इनफैक्ट वी कैन से दैट पॉलिटिकल साइंस इज द न्यूएस्ट एंट्रेंट। पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी न्यू डिसिप्लिन फॉर साइंस। यानी विज्ञान ने राजनीतिक विज्ञान को बहुत बाद में प्रवेश किया। बहुत नया ये शिकार है ये विज्ञान का, राजनीतिक विज्ञान का। Our subject is the latest, in the words of Leo Strauss or Hannah Arendt, our discipline is the latest victim of
साइंस, है ना, क्योंकि इन्होंने मान लिया था कि इन्होंने विज्ञान का बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा हमारे विषय पर, इसलिए दे हैव टॉक्ड, वी कैन से वेरी डिसअपॉइंटिंगली, whether he is Leo Strauss, whether she is Hannah Arendt, whether he is Eric Voegelin, or whether they are the champions or the leading spokespersons of Frankfurt School. All these various thinkers of the 20th century, they did not approve of the impact of science on political science, and therefore they said that our discipline had become a victim of the scientific attack. अर्थात वैज्ञानिक प्रहार का, वैज्ञानिक आक्रमण का हमारा विषय शिकार हो गया था। अब तो वो स्थिति नहीं रही है ना। तो ये जो हम यहाँ ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्या इसमें को रिलेशनशिप है, क्या इनमें कोई संबंध है जो अभी तक 20वीं शताब्दी से लेकर 1960 तक का जो राजनीतिक चिंतन था और अब जो हन्ना अरेंट के बाद से देखने को मिलता है, उसमें कोई संबंध है या कहीं कोई लिंक है? इस बात को, ये बात हमें समझना होगा। इसी दिशा में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, है ना। तो अब देखिए, जब 20वीं शताब्दी का ये समस्याएं सामने आने लगी, है ना, जब एल्फ्रेड कॉबन ने 1950 के दशक में ये डिक्लेयर कर दिया था द डेथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान मृत हो चुका है। द डेथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज पॉलिटिकल साइंस हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, नॉट पॉलिटिकल साइंस एज सच बट पॉलिटिकल थ्योरी हैज कम टू एन एंड। तो अर्थात राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अब मृत प्राय हो गया है। इट हैज ऑलमोस्ट कम टू एन एंड। इस बात को एल्फ्रेड कॉबन ने अपने एक महत्वपूर्ण लेख में स्पष्ट कर दिया था, संभवतः 1952 या 53 का वो एसे था। एंड दिस एसे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एल्फ्रेड कॉबन, यू कैन हियर इन माई लेक्चर दैट इज ऑलरेडी देयर ऑन द यूट्यूब, जिसके बारे में अभी हमने आपसे शुरू में बात किया था। तो यहाँ पर एल्फ्रेड कॉबन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। Even leading scholars like David Easton, they said the decline of political theory has occurred. अर्थात राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है, गिरावट हो चुकी है। But definitely David Easton never said that political theory has died. It has come to an end. उन्होंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन बहुत सारे कुछ और अन्य ऐसे विचारक हैं जिन्होंने कहा कि that political theory has come to an end. और 20वीं शताब्दी में हमने जैसे भी बताया, उसमें जो पॉजिटिविज्म एक बहुत डोमिनेंट स्कूल सामने उभर कर आया, प्रत्यक्षवाद, जिसके बारे में आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू यू एट लेंथ। प्रत्यक्षवाद ने, नव प्रत्यक्षवाद ने और साथ साथ तार्किक प्रत्यक्षवाद ने, दे आर ऑल फैमिली मेंबर्स ऑफ द सेम स्कूल ऑफ थॉट। पॉजिटिविज्म एंड इट्स, यू कैन से, ऑफस्प्रिंग्स, पॉजिटिविज्म एंड इट्स चिल्ड्रन, दैट इज neo-positivism and logical positivism. They were the leading spokesperson. They were shouting at the pitch of the voice that there is no place for contemplative political theory or political philosophy in today's political science. अर्थात आज के युग में राजनीतिक विज्ञान में इस प्रकार का जिसे हम कहते हैं कंटेम्पलेटिव या इंट्रोस्पेक्टिव पॉलिटिकल फिलॉसफी का कोई रोल नहीं रह गया है। इस बात को लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने क्लियर कर दिया। उसने कहा, आप जो कुछ कहिए तथ्यों के साथ कहिए, आंकड़ों के साथ कहिए, साक्ष्यों के साथ कहिए, कम आउट विद योर एविडेंसेस, कम आउट विद योर प्रूफ्स इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश, if you want to say anything in political science or in political theory for that matter। राजनीतिक विज्ञान की चाहे बात करें, राजनीतिक चिंतन के बारे में बात करें, राजनीतिक दर्शन के बारे में बात करें, यदि आप साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर कुछ बात कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसका कोई स्थान नहीं है। इसीलिए उसने एम्पिरिकल पॉलिटिकल साइंस की एक नींव रखी। एम्पिरिकल पॉलिटिकल साइंस अर्थात अनुभववादी विचारधारा या एक राजनीतिक विज्ञान का में अनुभववाद की आधारशिला रखी पॉजिटिविज्म ने। और इसमें डेविड ह्यूम का नाम बहुत ज़्यादा इसमें विशेष रूप से
हमारे सामने आता है। और डेविड ह्यूम के बाद अन्य विचारक भी आए, उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल का भी नाम आता है और अन्य विचारकों का भी उसमें नाम आता है। उसमें यूटिलिटेरियन फिलोसफर्स का नाम आता है, बेंथम का भी नाम दिया जाता है, हु कंट्रीब्यूटेड टू पॉजिटिविज्म इन वन वे और द अदर। तो 20वीं शताब्दी में पॉजिटिविज्म, नियो पॉजिटिविज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ये तीन जो विचारधारा, यानी एक विचारधारा थी और उसके जो ऑफशूट्स थे, जो उसके अन्य शाखाएं थी, उन्होंने इस बात पर बराबर बल दिया कि राजनीतिक चिंतन का, कोरी राजनीतिक चिंतन का, एक कंटेम्पलेटिव पॉलिटिकल फिलॉसफी का अब अंत हो चुका है। बिकॉज कंटेम्पलेटिव पॉलिटिकल फिलॉसफी इज अनेबल टू प्रूव इटसेल्फ, इट इज टोटली बेस्ड ऑन वंस इमेजिनेशन। केवल वो हमारे इमेजिनेशन पर, हमारे सोचने समझने की प्रक्रिया पर आधारित है, उसमें कोई ठोस सबूत नाम की कोई चीज़ नहीं है। So there was general, you can say, a pall of gloom that had surrounded the discipline of political philosophy. राजनीतिक चिंतन का, राजनीतिक दर्शन का जो एक स्वतंत्र क्षेत्र अभी तक चल रहा था, अब उसमें एक बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी और साथ साथ बहुत ज़्यादा हताशा व्याप्त हो चुकी थी। और ये मान लिया गया था 1950 के दशक तक, ये मान लिया गया था कि अब पॉलिटिकल फिलॉसफी का वस्तुतः अंत हो चुका है। तो अब देखिए, जब इतना ज़्यादा ये प्रभाव पड़ चुका था, इतना ज़्यादा ये नेगेटिविटी व्याप्त हो चुकी थी, तब ऐसे में एक देयर इज़ अ फ्रेज दैट सेज देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड्स। अर्थात काले घने अंधेरे बादलों में भी कहीं ना कहीं एक किरण की एक रोशनी दिखती है, अर्थात कहीं एक चमक दिख सकती है। यानी बादलों के बीच में ही तो बिजली कड़कती है, गर्जना होती है, हम देखते हैं ना, जब आकाश में देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो सिल्वर लाइन दिखती है ना। सो देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग एमिट्स द डार्क क्लाउड्स, हम लोग ये जो बात कहते हैं। इसी तरह से ये बात राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में भी है। एक और देयर इज अनदर फ्रेज, देयर इज अनदर प्रोवर्ब दैट सेज देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, अर्थात गुफा के बाद, यानी सुरंग के बाद बाहर कहीं ना कहीं रोशनी होती है। तो अर्थात ये जो सुरंग जो बन गई थी, एक अंधकार, एक सुरंग, एक गुफा जो बन गई थी 50 सालों तक की, जो राजनीतिक दर्शन में एक लंबी अंधकारमय एक गुफा बन गई थी, सुरंग बन गई थी, अब उस सुरंग का अंत दिखने लगा था। क्योंकि 1950 के दशक के बाद कुछ डोमिनेंट फिलॉसफीज आने लगी थी, हालांकि उससे पहले ही आने लगी थी। that ray of hope, that light at the end of the tunnel started getting visible even before 1950s. in fact 1950 से पहले ही वो उम्मीद की किरण दिखने लगी थी। और उसमें जो एक बहुत बड़ा जो योगदान है, जैसे हमने अभी बताया, हन्ना आरेंट का है। हन्ना आरेंट शी इज़ अ जर्मन फिलोसफर। वो एक जर्मनी की एक दार्शनिक हैं। बट बिकॉज ऑफ शी वॉज बोर्न इन द ईयर 1906 एंड कंटिन्यूड अंटिल 1975। 1906 से 1975 तक इनका जीवन काल है और ये जर्मनी के हैनोवर प्रांत में इनका जन्म हुआ था। बट ड्यूरिंग हर यंग डेज शी विटनेस्ड the rise and the resurgence of Hitler in her country। देखिए क्या विडंबना है, एक तरफ उसने अपने जीवन के युवा अवस्था में जर्मनी में तानाशाह हिटलर के राइज को देखना आरंभ किया। She spent a lot of years in Germany seeing the rise and the resurgence of the Nazi dictator Hitler. And on the other hand, she was also reading the literature on the attack on political philosophy, that is on the decline of political philosophy। तो एक तरफ जहाँ पर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में तानाशाहों का, अर्थात राजनीतिक तानाशाहों के उत्थान के युग को देख रही थी,
वहीं पर वो राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में राजनीतिक दर्शन के पराभव को भी देख रही थी। हन्ना अरेंट, शी विटनेस दिस ट्विन कॉन्ट्राडिक्टरी phenomena at the same time. During her young days in Germany, while she saw the rise and the continuous rise of German dictator Hitler starting from 1920s onwards, going up till 1940, on the other hand, she contrastingly she saw the decline of political philosophy, that is the attack on political philosophy by these leaders, by these dictators. तो इसने ये दो विरोधाभासी ट्रेंड को देखा अपने समय में, and therefore her writings are a mix of both the things. In her entire writings, in her entire works, we can see a distinct impact of Nazism and totalitarianism in our philosophies, in our philosophy. उसके पूरे संपूर्ण दर्शन में हम देख सकते हैं कि जहाँ पर एक और वो नाजीवाद का प्रभाव दिखता है, उसके पूरे दर्शन पे नाजीवाद का प्रभाव दिखता है, हिटलर का प्रभाव दिखता है, सर्वाधिकारवाद का प्रभाव दिखता है, और उसने इसी को अपना मूल आधार बनाया है कि किस प्रकार से नाजीवाद ने, किस प्रकार से तानाशाही ने, किस प्रकार से सर्वाधिकारवाद ने राजनीतिक विचारधारा को गर्त में पहुंचा दिया है, बिल्कुल एकदम उसको एकदम डिमोलिश करके रख दिया है. बट देन शी सेज देयर इज अ रे एट द एंड ऑफ द टनल. शी डजंट से दैट द एंटायर political philosophy or political contemplation has come to an end because of the impact, because of the attack of totalitarianism or Nazism. तो उसने जहाँ बताया कि बहुत दुखद ये सब ये पूरी विचारधारा, बहुत दुखद ये पूरी यात्रा रही है 1910 से लेकर या 1915 से लेकर 1940 तक, ये बहुत दुखद ये एक राजनीतिक यात्रा को उसने देखा. वहीं पर उसने बताया कि नहीं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ आशा की किरणें हैं. देयर इज डेफिनेटली सम रे ऑफ होप इवन एमिड्स द डार्क क्लाउड्स. और उसने अब जर्मनी में रहते हुए शी फेल्ट द पेन ऑफ लिविंग इन अ पॉलिटिकल regime of a totalitarian government. She doesn't denounce her country, but definitely she denounced Hitler. वो जर्मनी में रहते हुए एक ऐसे राजनीतिक तंत्र में जब वो रह रही थी तो उसने इस बात को अनुभव किया कि कितना कष्टकारी होता है एक सर्वाधिकारवादी राजनीतिक सत्ता में रहते हुए. हाउ पेनफुल इट इज टू लिव एंड सर्वाइव इन अ डिक्टेटोरियल कंट्री, एंड देयरफॉर ओवरकम बाय द पेन शी फ्लेड जर्मनी. वो जर्मनी से भाग गई. शी एस्केप्ड फ्रॉम जर्मनी. इसी बात को देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. हम लोग बात कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है. एंड नाउ दिस इज टाइम when Hannah Arendt also fled her own country. अब थोड़ा सा अगर यहाँ ध्यान दीजिए, जस्ट टर्न एंड लुक बैक. देयर हैव बीन अदर थिंकर्स एज वेल who fled from their own country, and Hobbes was among one such thinkers. केवल हन्ना अरेंट ही नहीं है बल्कि हॉब्स भी, थॉमस हॉब्स को भी अपने देश से पलायन करना पड़ा था जब उसने लेवायथन नाम की एक बहुत ही चर्चित, एक प्रकार से हम कह सकते विवादास्पद पुस्तक की रचना किया था, जिसके बारे में लॉर्ड क्लेरेंडन, जो उस समय इंग्लैंड का एक बहुत लीडिंग डेमोक्रेट था, लॉर्ड क्लेरेंडन, who was a leading democrat of his time in London, who said that I have never come across a book that is so full of sedition, treason and impiety. जिसके बारे में, लेवायथन के बारे में क्लेरेंडन ने कहा था, मैंने लेवायथन ऐसे पुस्तक आज तक जीवन में नहीं पढ़ी ना देखी जिसमें इतना ज़्यादा सेडिशन भरा है, इतना ज़्यादा राजद्रोह भरा है,
जिसमें इतना ज़्यादा विश्वासघात भरा है, जिसमें इतना ज़्यादा घृणा भरी है समाज के लिए, मैंने ऐसी पुस्तक अपने पूरे जीवन काल में नहीं पढ़ी है। लेकिन आज ये दुखद समय है कि जब मुझे लेवायथन इस नाम की पुस्तक को पढ़ना पड़ा, मैंने देखा कि कितना इसमें विश्वासघात, कितना राजद्रोह, कितना घृणा, कितना झूठ, कितना मिथ्यावाद इसमें भरा हुआ है। इसलिए उसने उस पुस्तक को जला दिया। He burned that book publicly at a roundabout. उसने अपने शहर के एक चौराहे पर उस पुस्तक को जला दिया सबके सामने। जैसे लोग कहते हैं ना, पुतला फूंक दिया आज के समय में, उसी तरह से लॉर्ड क्लेरेंडन ही पब्लिकली बर्न्ड हॉब्स लेवायथन। और केवल उससे पुस्तक को जलाए नहीं, बल्कि उसने ये भी कहा है कि दैट ही शुड बी कैप्चर्ड, ही शुड बी इम्प्रिजन्ड एंड ही शुड बी पुट टू डेथ, है ना। उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए और उसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। और जब उसको ये पता चला, तब तक भी वो नहीं भागा था। लेकिन when the Democrats came to power under Sir Robert Walpole as the first Prime Minister of Great Britain, then he feared for his life. तब हॉब्स के रचयिता लेवायथन को बहुत भय हुआ कि लो, अब तो ये सत्ता में आ गए हैं, अब तो मुझे जरूर गिरफ्तार करके मुझे फांसी पर लटका देंगे। इसलिए therefore under such circumstances he fled लंदन। वो लंदन से भागकर वो फ्रांस पहुंच गया, पेरिस पहुंच गया, जहाँ पर फिर वो बाद में प्रिंस चार्ल्स का ट्यूटर बन गया। और वही प्रिंस चार्ल्स द्वितीय जो था, वो वहाँ का, इंग्लैंड का, फिर वो शासक बन गया। और तब हॉब्स ने कहा था, आई विल नॉट गिव अनदर चांस टू द पीपल टू कमिट अनदर सिन टूवर्ड्स फिलॉसफी। मैं शासकों को दूसरा ऐसा अब मौका नहीं दूंगा जिससे वो दर्शन के विरुद्ध अपराध कर सके। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अनदर चांस टू द पीपल और टू द रूलर्स टू कमिट अनदर क्राइम अगेंस्ट फिलॉसफी। मैं दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध करने का कोई मौका अब नहीं दूंगा शासकों को। अब ये बात कर रहे तो प्लेटो के संदर्भ में, जो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले प्लेटो ने सुकरात को जब उसके दर्शन के कारण, उसकी फिलॉसफी के कारण उस समय के शासक ने उसको बंदी बना लिया था और उसको मृत्यु दंड दे दिया था। ही वॉज गिवन अ कप ऑफ हेमलॉक टू ड्रिंक। हेमलॉक नाम के विष को उसको पीने को विवश किया गया था और सुकरात उसको पीकर मर गया था। जबकि उसका जो अभिन्न शिष्य था, प्लेटो ने कहा था, जब वो कारागार में पहुंच गया था, चूंकि प्लेटो ही वॉज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, और चूंकि रॉयल फैमिली का था, देयरफॉर ही हैड एक्सेस टू द इम्प्रिजन, he had access to the prison of his times। चूंकि वो शाही खानदान का था, वो राजकुमार था, इसलिए उसको कारागार तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसी के ही शाही खानदान के राजा ने उसके गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दिया। और इसलिए जब वो कारागार में छुप कर पहुंचा प्लेटो, उसने कहा कि मैं सुकरात महोदय, मैं आपको यहाँ से भगा ले चलने के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ निकल चलिए, दे वोंट बी एबल टू गिव यू डेथ। तब उस समय सुकरात ने कहा था, नो, इफ आई टुडे एस्केप फ्रॉम दिस प्रिजन, इफ आई एस्केप द डेथ, देन इट विल गो इन द फेवर ऑफ द किंग्स, दैट they will say that see, this man was a liar, this man was an imposter। ये झूठा आदमी था, इसने गलत सारे सिद्धांत दिए था, इसीलिए आज अपने प्राणों को बचाने के लिए यहाँ से भाग गया, वो डर के मारे भाग गया। इसीलिए उसने कहा कि मैं विष पीऊँगा और अपने मृत्यु का आलिंगन करूँगा। लेकिन ये बात इतिहास में ये दर्ज हो जाएगी कि मैं सत्यवादी था, मैंने जो कहा उस पर अडिग रहा, उसके लिए मैंने प्राण भी छोड़ दिए। इसीलिए हॉब्स ने 2000 वर्ष बाद ये कहा कि मैं एथेंस वासियों को अब दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। इसलिए वो वहाँ से भाग गया। उसने कहा, मैं जीवित रहूँगा तो और भी इस तरह से प्रहार करूँगा, समाज की जो कुरीतियाँ हैं, शासकों की जो कुरीतियाँ हैं, मैं उसको और प्रहार कर सकूँगा। ये कहते हुए वो वहाँ से पलायन कर गया। और फिर बाद में हम यहाँ हन्ना अरेंट के संदर्भ में हम ये बात देखते हैं। हन्ना अरेंट टू एस्केप्ड फ्रॉम हर कंट्री, फ्रॉम हर होम सिटी, दैट इज हैनोवर। तो देखिए, थोड़ा सा बस ये आपको बताने के लिए, सो दैट you develop a habit of trying to correlate your things with the past instances। ऐसा ना हो कि हमने पढ़ा
प्लेटो के बारे में पढ़ा, सुकरात के बारे में पढ़ा, हॉब्स के बारे में पढ़ा, वो सब भूल गए और फिर हमने एक नया विषय पढ़ने लगे और उस विषय में अगर कोई ऐसा संदर्भ आता है जिसका हम कहीं पास्ट कनेक्शन कर सकें, सो वी शुड ऑलवेज बी इन अ पोजिशन टू हैव आवर एंटेना एट द टॉप ऑफ आवर हेड जटिंग आउट इनटू द एयर। हमारा एंटेना हमेशा हवा में एकदम खुला रहना चाहिए, सो दैट वी आर एबल टू कैच द सेम वेवलेंथ, द सेम रेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट रेस इफ दे आर देयर इन द एयर, है ना। तो वो रेज हैं अभी भी, वो सुकरात की अभी भी किरणें हैं, वो हॉब्स की अभी भी किरणें हैं, वेवलेंथ जो रेज हैं चल रही हैं। अगर हमने उस वेवलेंथ पर अपना एंटेना फिक्स कर दिया है तो डेफिनेटली इट विल कैच द सेम रेस एज दे वर देयर इन द प्रीवियस टाइम्स। और ऐसे भी हम कहते हैं ना, अक्षरों का कभी नाश नहीं होता है। अक्षर, इसीलिए नाम पड़ा अक्षर, अर्थात जो कभी जिसका शर ना हो, जिसका कभी शरण ना हो, अक्षर को कहते हैं ना शरा इति अक्षरा, है ना। अर्थात जो कभी शरण जिसका ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, वो उसको हम अक्षर कहते हैं। वो अक्षर हमेशा वायुमंडल में रहते हैं, ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं, बस आप उसको कैच कर सकें। इसलिए यहाँ पर सांकेतिक भाषा में आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू द मैसेज। तो हन्ना अरेंट ने भी इसीलिए वहाँ से पलायन किया और उसने कहा कि मैं अपने लेखनी को, मैं अपने दर्शन को और अधिक सशक्त बना सकती हूँ और अधिक उसको गति दे सकती हूँ, उसका प्रभाव और व्यापक कर सकती हूँ यदि मैं अपने मन चाहे देश पहुँच जाऊँ। एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ दैट शी हैड टू एस्केप हैनोवर एंड वाया फ्रांस शी रीच्ड अमेरिका। वो अमेरिका पहुँच गई और अमेरिका में पहुँचने के बाद शी स्टार्टेड हर करियर एज अ फिलोसफर अफ्रेश। वहाँ पर जब अमेरिका पहुँची, वहाँ की स्वतंत्र वायु में उन्होंने श्वास लेना आरंभ किया। देन शी रियलाइज्ड दैट शी वॉज नाउ अ बर्ड इन द ओपन स्काई। एक खुले आसमान में वो एक स्वतंत्र पक्षी की तरह से अब वो उड़ रही हैं। और तब उन्होंने अपनी लेखनी से अपनी बातें कहना शुरू किया। और उसके बाद हम देखते हैं द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क दैट शी पेन्ड, दैट शी ऑथर्ड was her book The Origins of Totalitarianism. The Origins of Totalitarianism written in the year 1951। 1951 में उन्होंने 1951 में in the year 1951 she authored the book The Origins of Totalitarianism। हिंदी में हम कहेंगे सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति। सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति The Origins of Totalitarianism was a first book। दूसरी पुस्तक उसकी जो महत्वपूर्ण है, हमारे विषय से संबंधित महत्वपूर्ण विषय जो पुस्तक है वो है द ह्यूमन कंडीशन। द ह्यूमन कंडीशन, दिस बुक केम इन द ईयर 1958। 1958 में ये उसकी पुस्तक आई। 1958 में पुस्तक आई द ह्यूमन कंडीशन। दिस इज अ सेकेंड मेजर वर्क एंड द थर्ड मेजर वर्क इज ऑन रिवोल्यूशंस। ऑन रिवोल्यूशंस अर्थात क्रांति के विषय में और ये पुस्तक उसकी आई 1963 में इन द ईयर 1963। दिस बुक केम इन द ईयर 1963, है ना। ऑन रिवोल्यूशंस अर्थात क्रांति के संदर्भ में ये तीन उसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और देखिए ये पुस्तक का जो उसने लिखना आरंभ किया 1950 के बाद से, तो हमारे विषय से संबंधित दीज आर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अदरवाइज शी हैज़ रिटन वॉल्यूमिनसली। उसने बहुत सारी उसकी पुस्तकें हैं, बहुत व्यापक रूप से, बहुत विशद रूप से उसने अपना लेखन का कार्य किया है। और इसलिए हम कहते हैं कि शी वॉज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल, शी वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, बट हर स्कॉलरली राइटिंग स्टार्टेड फ्लरिशिंग आफ्टर शी रीच्ड अमेरिका एंड व्हेन शी स्टार्टेड ब्रीदिंग इन एन ओपन एटमॉस्फेयर। जब उसने खुले वायुमंडल में, खुले आसमान में, खुले माहौल में सांस लेना शुरू किया, तभी उसकी लेखन शक्ति सामने आने लगी। सो इसलिए हन्ना अरेंट is a very important philosopher, a very important political philosopher who challenged the notion that political philosophy has not come to an end, that political philosophy has not declined. The doomsdayers who hitherto were saying
that political philosophy is on the decline, that it is going fast down the hill, that is not correct. ये बात सही नहीं है, उसने कहा। जो लोग कह रहे हैं, जो निराशावादी लोग कह रहे हैं कि अब ये अंत की ओर जा रही है, ऐसा नहीं है। इसका पतन नहीं हो रहा है, इसका पराभव नहीं हो रहा है, केवल एक ग्रहण मात्र लग गया है। देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्लिप्स। हम कहते हैं ना, जब सोलर एक्लिप्स होता है या लूनर एक्लिप्स होता है, तो कुछ समय के लिए पृथ्वी ढकती है या कुछ समय के लिए सूर्य ढक जाता है, तो हमें एक आभास ऐसा होता है। ये लेकिन आभास केवल मात्र आभास है, वो क्षणिक होता है। इट इज जस्ट ओनली टेम्परेरी, इट इज नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग फिनोमेना। इन द सेम वे शी सेड that there was a kind of a short eclipse on our discipline, on political contemplation, on political philosophy। एक अल्प समय के लिए राजनीतिक चिंतन पर एक ग्रहण लग गया था, लेकिन अब वो ग्रहण धीरे धीरे दूर हो रहा है। Because she was not alone in her work। हन्ना अरेंट ने रियलाइज किया, she was not the lone crusader against the doomsdayers। हन्ना अरेंट ने इस बात को महसूस किया, अनुभव किया, केवल वही एक ऐसी व्यक्ति नहीं है जो निराशावादियों के, जो राजनीतिक चिंतन के अगेंस्ट बोलने वालों के विरुद्ध जिसने मोर्चा लिया था, जिसने हिम्मत रखी यह बोलने की। रादर देयर वर सेवरल अदर ऑफ हर काइंड्स, जैसे उसमें लियो स्ट्रॉसकर के बारे में हम जानते हैं। देन कम्स द होल लॉट ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जिसे हम कहते हैं न्यू मार्क्सिज्म, नव मार्क्सवाद, जो सामने आया और जिसके बारे में पहले ही से बहुत लोग मुखरित हो चुके थे, जिसमें अंटोनियो ग्राम्शी का नाम आता है ना, जिसमें लुकाक्स का नाम आता है, जिसमें हार्वर्ड मार्क्यूस के बारे में हम जानते हैं, जिनमें बर्ट्रैंड डी जुवेनाल का नाम आता है, बर्ट्रैंड डी जुवेनाल, जिसमें एरिक वोगलिन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें एरिक फ्रॉम एक बहुत लीडिंग एक फिलोसफर है, एडवोकेट है। सो देयर आर होस्ट ऑफ अदर थिंकर्स who worked tirelessly under फ्रैंकफर्ट स्कूल, जिन्होंने फ्रैंकफर्ट समुदाय के अंतर्गत रहते हुए इस प्रकार के विचारकों के विरुद्ध एक सशक्त मुहिम चलाई, एक सशक्त आंदोलन चलाया, जिसने कहा कि नहीं, आप लोग बहुत गलत, बहुत झूठ बोलते हैं कि राजनीतिक चिंतन का अंत हो चुका है, बल्कि अब आप ये कहिए कि राजनीति में जो एक छद्म प्रवेश हो चुका था विज्ञानवाद का, वो विज्ञानवाद का छद्म प्रवेश अब उसका अंत होता जा रहा है। नाउ दैट spurious interference of science is now coming to an end in political philosophy. They try to turn the tide back on the doomsdayers themselves। ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल थे और साथ साथ जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के बाहर के जो लोग थे, हन्ना अरेंट, she was not a spokesperson, she was not one of the Frankfurt school। Similarly, Leo Strauss also cannot be classified as a Frankfurtian, है ना। जुर्गन हैबरमास को भी हम एक विशुद्ध फ्रैंकफर्ट स्कूल का प्रवक्ता नहीं कह सकते हैं। ही इज़ अ मिक्स ऑफ अ लिबरल स्कॉलर, ऑफ साइंटिफिक स्कॉलर, एज वेल एज ऑफ नियो लेफ्टिज्म, है ना। नियो मार्क्सिज्म का भी उसमें एक हम प्रभाव देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए केवल हम कहें कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों ने बात कही और केवल एक हन्ना अरेंट ने कहा, ऐसा बात नहीं है। देयर केम अराउंड so many other leading philosophers who took a stand against the growing scientificism of the political philosophy, of the political science, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण एक कदम उठाया राजनीतिक विज्ञान में विज्ञानवाद के हस्तक्षेप को लेकर। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग पॉलिटिकल फिलॉसफी केम बैक टू लाइफ अगेन, वंस अगेन। राजनीतिक दर्शन एक बार पुनः जीवित हो उठा और उसमें बहुत बड़ा योगदान है, स्टुपेंडस कंट्रीब्यूशन, स्किंटिलेटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ लियो स्ट्रॉस एज वेल एज ऑफ हन्ना अरेंट।
इन दो विचारकों का बहुत बड़ा योगदान इसमें हम देख सकते हैं। तो ये 3 पुस्तकें हैं हन्ना अरेंट की। और हन्ना अरेंट ने एक प्रकार से 1950 के बाद से जो अपनी पुस्तकें लिखना आरंभ किए, जो अपने वर्ष को उसने अपने सशक्त लेखनी से लिखना आरंभ किया, अपने कृतियों को जो उसने लिखना आरंभ किया, उससे इट रीस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल फिलॉसफी वंस अगेन इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक बात ये आती है कि हन्ना अरेंट का जो विचार है, वो कहने का प्रयास करती है हन्ना अरेंट, वो क्या कहना चाहती है ना। ये तो देखिए अभी तक जो हमने आपको बताया, हमने आपको ट्राई टू लिंक हन्ना अरेंट विद द प्रेडिसेसर और विद द प्रीवियस scholars, with the previous thinkers, with the previous political philosophers और with the previous political scientists। हन्ना अरेंट और उससे पहले के जो विचारक है, इनमें क्या कोई तारतम्य है, कोई क्रम बना हुआ है? इस बात को अभी तक हम आपसे स्पष्ट कर रहे थे। सो हन्ना अरेंट अपीयर्स बिफोर अस फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स। और आप जानते हैं कि 1950 तक, until the year 1950 we saw behavioralism had already come into place. We studied the incoming or the entry of positivism। व्यवहारवाद से पहले विज्ञानवाद आया, यानी साइंटिफिक थ्योरी आई आर्नोल्ड ब्रेस्ट की 1950 से पहले।